हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज इस वीडियो के अंदर बात करेंगे रीट के लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चनों के बारे में। दोस्तों, इससे पहले हमने राजस्थान जीके के जितने भी क्वेश्चन थे जो पिछले एग्जाम में बार बार पूछे गए हैं, उन क्वेश्चनों को व्याख्या सहित हमने पिछले वीडियो में कंप्लीट किया था। बाकी जो बचा हुआ है इंडिया जीके का, तो इंडिया जीके के जितने भी क्वेश्चन है वो आपको इस वीडियो के अंदर मिलने वाले हैं। वीडियो आप लास्ट तक जरूर देखना। आज का पहला क्वेश्चन है, अशोक के अधिकांश अभिलेख पाए गए थे। यानी कि दोस्तों, अशोक है उसके अभिलेख है, उनकी जो लिपि है वो किस प्रकार की थी, भाषा किस प्रकार की थी। तो ये रीट लेवल 2 के अंदर 2022 में क्वेश्चन पूछा गया था कि अशोक के अधिकांश अभिलेख पाए गए हैं। पहला ऑप्शन दे रखा है प्राकृत भाषा और ब्राह्मणी लिपि के अंदर पाए गए थे। प्राकृत भाषा थी और ब्राह्मी लिपि थी, ये आपको ध्यान रखना है अशोक के अभिलेखों के अंदर। तो एक नंबर ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। अब देखो व्याख्या के अंदर देखेंगे जो क्वेश्चन नए बनते हैं। अशोक के अभिलेखों को पढ़ने में सबसे पहली सफलता 1837 ईस्वी में जेम्स प्रिंसेप को मिली थी। अशोक के जो अधिकांश अभिलेख है वो प्राकृत भाषा और ब्राह्मणी लिपि में लिखे गए थे। केवल दो अभिलेखों साहिबगढ़ी एवं मनसेहरा की लिपि ब्राह्मणी और नए होकर के खरोष्टी हैं, ठीक है। और तक्षशिला से अरमाइक लिपि में लिखा गया एक भगन अभिलेख सरेकुना नामक स्थान से यूनानी और अरमाइक लिपियों में लिखा गया द्विभाषीय यूनानी एवं सीरियाई भाषा अभिलेख व लंगमान नामक स्थान से अरमाइक लिपि में लिखा गया अशोक का अभिलेख प्राप्त हुआ है। यह व्याख्या है जो नए क्वेश्चन बनते हैं। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है, अशोक के चतुर्दश शिलालेखों में से एक साहिबगढ़ी पाकिस्तानी शिलालेख पर किस लिपि में संदेश लिखा गया है। यह भी आरटेट लेवल 2 2011 में पूछा गया था क्वेश्चन कि अशोक के चतुर्थ शिलालेख में से एक साहिबगढ़ी पाकिस्तान शिलालेख पर किस लिपि में संदेश लिखा है। तो एक नंबर है ब्राह्मणी, 2 नंबर पर है अरमाइक, 3 नंबर खरोष्टी और 4 नंबर पर है यूनानी। तो दोस्तों, खरोष्टी जो लैंग्वेज है, जो इसके अंदर लिपि थी उसमें लेख लिखे गए थे। और ये कहाँ पर है अभिलेख? चौथा अभिलेख है अशोक का साहिबगढ़ी पाकिस्तान में। इसके अंदर लिपि है खरोष्टी लिपि, ये आपको ध्यान रखना है, खरोष्टी लिपि में था चतुर्थ शिलालेख। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है, किस सातवाहन शासक ने स्वयं को अनूठा ब्राह्मण, एक ब्राह्मणा एवं क्षत्रियों के द्रव्य का हनन करने वाला बताया है। यह भी रीट लेवल 2 के अंदर 2022 में क्वेश्चन पूछा है कि कौन सा सातवाहन शासक था जिसने स्वयं को अनूठा ब्राह्मण एवं क्षत्रिय के द्रव्य का हनन करने वाला बताया है। तो पहला ऑप्शन है सातकर्णी प्रथम, दूसरा है शिव स्कंद सातकर्णी और तीसरा है शिवमुख। 4 नंबर पर दे रखा है गौतमी पुत्र श्री सातकर्णी। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों गौतमी पुत्र श्री सातकर्णी है ना। ये सातवाहन शासक है और स्वयं को अनूठा ब्राह्मण एवं क्षत्रियों के द्रव्य का हनन करने वाला बताया है। तो 4 नंबर ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। उसके बाद में अगला क्वेश्चन देखो, इससे पहले इसकी व्याख्या देख लेते हैं। नासिक प्रशस्ति के अनुसार गौतमी पुत्र सातकर्णी माता रानी बालाश्री ने संरक्षिका के रूप में शासन किया और इसको शिलालेखों में शक, यवन, पहलवन, निषूदन, शक, यवन और पहलवन इत्यादि विदेशी जातियों का नाशक बताया गया है। और खतियद पमान मदनस यानी क्षत्रियों के द्रव्य को चूर करने वाला भी इसके अंदर बताया है। उसके बाद में अगला क्वेश्चन देखो, सुंग वंश की स्थापना किस मौर्य सेनानायक द्वारा की गई थी। सुंग वंश की स्थापना किस मौर्य सेनानायक द्वारा की गई थी। रीट लेवल 2 2022 में क्वेश्चन पूछा गया था। तो पुष्यमित्र सुंग इसका राइट आंसर हो जाएगा। सुंग वंश के थे पुष्यमित्र सुंग, जिन्होंने मौर्य सेनानायक द्वारा, ये पुष्यमित्र सुंग है, इन्होंने स्थापना की थी सुंग वंश की। तो ये आपको ध्यान रखना है, पुष्यमित्र सुंग मौर्य सेनानायक द्वारा की गई थी सुंग वंश की स्थापना। तो ये रीट लेवल 2 में 2022 में क्वेश्चन पूछा है। सुंग वंश की स्थापना 185 ईसा पूर्व हुई थी। इसका शासन है वो उत्तर भारत में 112 वर्षों तक रहा था और पुष्यमित्र सुंग इस राजवंश का प्रथम शासक था, ठीक है, संस्थापक भी बोल सकते हैं आपको इसको। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है, मेगस्थनीज ने मौर्य प्रशासन में सैनिक गतिविधियों के संचालन के लिए कितनी उपसमितियों का उल्लेख किया है। ये रीट लेवल 2 2022 में क्वेश्चन पूछा गया है कि मेगस्थनीज ने मौर्य प्रशासन में सैनिक गतिविधियों के संचालन के लिए कितनी उपसमितियों का उल्लेख किया है। तो 1 नंबर पर 4, 2 नंबर 6, 3 नंबर 8, 4 नंबर पर 10। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों 6 उपसमितियों का उल्लेख किया है। मेगस्थनीज ने मौर्य प्रशासन में सैनिक गतिविधियों के संचालन के लिए 6 उपसमितियों का उल्लेख किया है। 2 नंबर ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। उसके बाद में अगला क्वेश्चन देखो, सैनिक व्यवस्था यानी सेना के प्रबंधन के लिए एक सैनिक विभाग होता था जो 6 समितियों में विभाजित था। ये समितियां जल सेना, पैदल सेना, घुड़सवार सेना, रथ सेना, गज सेना और
यातायात की देखभाल करती थी तथा युद्ध सामग्री की व्यवस्था करती थी। प्रत्येक समिति में 5 सदस्य होते थे, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है, चंद्रगुप्त द्वितीय के बारे में यह कथन किसने कहा कि उसकी प्रजा सुखी है और राजा न तो शारीरिक दंड देता है और न ही प्राण दंड देता है। री एग्जाम हुआ था 2021 में लेवल 2 का, वहां पर यह क्वेश्चन पूछा गया था कि चंद्रगुप्त द्वितीय के बारे में यह कथन किसने बोला है कि उसकी प्रजा सुखी है, राजा न तो शारीरिक दंड देता और न ही प्राण दंड देता है। तो वह फाहान ने लिखा था। फाहान ने ये कथन कहा था कि राजा न तो शारीरिक दंड देता और न ही प्राण दंड देता है। उसके बाद में इसकी व्याख्या देखिए कि फाहान था उसने चंद्रगुप्त के शासन के बारे में लिखा कि उसकी प्रजा सुखी है, राजा न तो शारीरिक दंड देता और न ही प्राण दंड देता है। लोग घरों में ताले भी नहीं लगाते थे, यहाँ के किसान राजा भी भूमि जोतते और कर्मचारियों को वेतन मिलता था। ये फाहान ने अपनी बुक में लिखा है। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है, चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में निम्न कथनों में से कौन सा कथन सही है। रीट लेवल 2 2021 में क्वेश्चन पूछा है कि कौन सा कथन सही है। 1 नंबर, उसने सेल्यूकस की पुत्री के साथ विवाह किया। दूसरा है, उसने अपने जीवन के अंतिम काल में बौद्ध धर्म स्वीकार किया। और तीसरा है, उसने अशोक को अपना उत्तराधिकारी बनाया था। तो इसका राइट जो कथन है वो है दोस्तों 1 नंबर, उसने सेल्यूकस की पुत्री के साथ विवाह किया था। और सभी जो कथन है वो गलत है, ये एक कथन सही हो जाएगा। सेल्यूकस की पुत्री के साथ विवाह किया था चंद्रगुप्त मौर्य ने। इसकी व्याख्या देखो, सेल्यूकस सिकंदर के राज्य के पूर्वी भाग का शासक था और 305 ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त से मुठभेड़ हुई और चंद्रगुप्त के पास विशाल सेना थी। वह यूनानी रथ कौशल से भी परिचित था, अतः सेल्यूकस को मुंह की खानी पड़ी थी। विवश हो उसने चंद्रगुप्त से संधि की थी। इस संधि के अनुसार सेल्यूकस ने हिरात, कंधार, काबुल घाटी तथा मकरान के प्रदेश चंद्रगुप्त को सौंप दिए। अपनी पुत्री हेलन का विवाह भी उसने चंद्रगुप्त से कर दिया। उसने अपने जीवन के अंतिम काल में जैन धर्म स्वीकार किया और चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु के बाद उसका पुत्र बिंदुसार शासक बन चुका था। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है, अशोक अभिलेखों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। अधिकांश अभिलेख प्राकृत भाषा में है। दूसरा है, अधिकांश अभिलेख ब्राह्मणी लिपि में लिखा गया है। तो ये दोनों कथन सही है। पहला क्वेश्चन भी हमने यही देखा था और ये रीट लेवल 2 2021 में क्वेश्चन पूछा है। अशोक के अधिकांश अभिलेख है वो मौर्य शासकों की राष्ट्रीय भाषा पाली या प्राकृत में है और ब्राह्मणी लिपि बाईं ओर से दाईं ओर लिखी जाने वाली लिपि है। इसमें उत्कीर्ण किए गए हैं सभी अभिलेख अशोक के। उसके बाद में अगला क्वेश्चन रीट लेवल 2 2018 में पूछा गया क्वेश्चन है कि मेगस्थनीज किसका राजदूत था। मेगस्थनीज है ये किसका राजदूत था। 1 नंबर सिकंदर, 2 नंबर बिंदुसार, 3 नंबर विल्सन फर्स्ट और 4 नंबर है सेल्यूकस। तो इसका डायरेक्ट आंसर होगा दोस्तों सेल्यूकस। सेल्यूकस है मेगस्थनीज है ना, ये सेल्यूकस का राजदूत था, ये आपको ध्यान रखना है। मेगस्थनीज ने एक बुक भी लिखी थी जिसके बारे में क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। उसके बाद में इसकी व्याख्या देखो, मेगस्थनीज भारत में 5 वर्ष यानी 302 से 297 ईसा पूर्व तक रहा था और भारत का इतिहास लिखने वाला प्रथम विदेशी इतिहासकार था। और मेगस्थनीज सेल्यूकस निकेटस का राजदूत था और जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। इन्होंने इंडिका नामक ग्रंथ की रचना की थी। इंडिका का मूल रूप उपलब्ध नहीं है। इसका वर्तमान संकलन है वो एरियन ने ऐतिहासिक वृत्तांतों के आधार पर किया है। मेगस्थनीज की इंडिका इस समय स्ट्रेबो, एरियन, प्लिनी या डायोडोरस लेखकों के उद्धरणों में केवल खंडों में उपलब्ध है। ठीक है। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है, इंडिका का लेखक कौन है। रीट लेवल 2 2016 में क्वेश्चन पूछा है। तो अभी बताया आपको मेगस्थनीज है, उसने बुक लिखी थी, ग्रंथ लिखा था इंडिका। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है दोस्तों, पश्चिमी एशिया के यूनान शासक सेल्यूकस निकेटर के राजदूत के रूप में मौर्य काल में भारत कौन आया था। तो रीट लेवल 2 2022 में क्वेश्चन पूछा है। राजस्थान पुलिस 2022 में भी पूछा है कि पश्चिमी एशिया के यूनानी शासक सेल्यूकस निकेटर के राजदूत के रूप में मौर्य काल में भारत कौन आया था। तो 1 नंबर फाहान, 2 नंबर हेनसोंग, 3 नंबर इत्सिंग और 4 नंबर पर है मेगस्थनीज। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मेगस्थनीज। ठीक है, 4 नंबर ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। उसके बाद में अगला क्वेश्चन देखो, सम्राट अशोक के किस बृहद शिलालेख में पड़ोसी देशों का वर्णन है। रीट लेवल 2 2016 में क्वेश्चन पूछा है कि सम्राट अशोक के किस बृहद शिलालेख में पड़ोसी देशों का वर्णन है। 1 नंबर प्रथम, 2 नंबर पंचम, 3 नंबर अष्टम, 4 नंबर है 13वां। तो 13वां महत्वपूर्ण शिलालेख है अशोक का, ये आपको ध्यान रखना है। 4 नंबर ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा, जहां पर क्या लिखा है, बृहद शिलालेख है जिसमें पड़ोसी देशों का वर्णन किया गया है 13वां शिलालेख में। 13 शिलालेख है इसके अशोक के।
अशोक के राज्यकाल की पहली जो बड़ी घटना कलिंग युद्ध और उसके अशोक की विजय थी। अशोक के 13वें शिलालेख में इस युद्ध के संदर्भ में स्पष्ट साक्ष्य मिलते हैं कि यह घटना अशोक के शासनकाल के 8वें वर्ष अथवा 261 ईसा पूर्व घटित हुई थी। इस शिलालेख में उसने कलिंग युद्ध ओडिशा में से हुई पीड़ा पर अपना दुख और जो पश्चाताप है वो व्यक्त किया है। अशोक के 13वें शिलालेख में निम्नलिखित विदेशी शासकों का उल्लेख मिलता है। जो विदेशी शासक है देखो, अंतियोग, अंतेकिन, अलीक, सुंदर और तुर्मे मग्गा, ये सभी शासक है, इनका उल्लेख मिलता है इसके अंदर। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है आरटेट 2012 लेवल 2 के अंदर रामपुरा। अगला क्वेश्चन है रामपुरवा का वर्षभ शीर्ष वाला अशोक स्तंभ की किस राज्य में है? ठीक है, ये है, थोड़ा कटा है। रामपुरवा का वर्षभ शीर्ष वाला अशोक जो स्तंभ है वो किस राज्य में है? तो वो दोस्तों बिहार के अंदर, ये आपको ध्यान रखना है। रामपुरवा का वर्षभ शीर्ष वाला अशोक स्तंभ, ठीक है, यह है बिहार में। रामपुरवा चंपारण बिहार के स्तंभों के शीर्ष पर वर्षभ राष्ट्रपति भवन में सुरक्षित है। सिंह इंडियन म्यूजियम कोलकाता में संरक्षण की मूर्ति मिली है। उसके बाद में अगला क्वेश्चन देखो, भारत का राष्ट्रीय चिन्ह लिया गया है, आरटेट लेवल 2 2011 में पूछा है, तो ये सारनाथ स्तंभ से लिया गया है। भारत का जो राष्ट्रीय चिन्ह है ना, सारनाथ स्तंभ से लिया गया है। जो शेर है उसके अंदर 4 शेर है ना, ये सारनाथ स्तंभ से लिए, आपको ध्यान रखना है। भारत सरकार ने राष्ट्रीय चिन्ह 26 जनवरी 1950 को अंगीकार किया था और यह सारनाथ वाराणसी स्थित अशोक के सिंह स्तंभ की शीर्ष की अनुकृति है। शीर्ष पर दिखाई देने वाला जो शेर सिंह है साहस और शक्ति के प्रतीक है। आधार भाग में धर्मचक्र है और उसमें 32 तीलियां हैं। बुद्ध की शक्ति का प्रतीक है। इस पर 4 पशु हैं, हाथी, बैल, नंदी, घोड़ा एवं सिंह उत्कीर्ण है, जिसे महावसनी चतुष्पाद पंक्ति कहा गया है, जो क्रमशः पूर्व, दक्षिणी, पश्चिम और उत्तर दिशा के प्रतीक है। बैल देखो, बैल कठिन परिश्रम और स्फूर्ति का प्रतीक है। बाईं ओर से एक घोड़ा है जो ताकत और गति का प्रतीक है। और उसके बाद में सारनाथ स्थित मूल आकृति जो एक फलक पर निर्मित है, में मुंह खुले 4 शेर हैं और एक दूसरे की ओर पीठ किए हुए हैं और दृष्टिगोचर होते हैं, लेकिन राष्ट्रीय चिन्ह में तीन ही शेर दिखाई देते हैं। आधार के बीच में मुंडकोपनिषद का सूत्र सत्यमेव जयते देवनागरी लिपि में अंकित है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, देवनागरी लिपि में लिखा गया है। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है, भारतीय इतिहास में पहली बार लोगों के जन्म एवं मृत्यु का पंजीकरण किस काल में किया गया था? आरटेट लेवल 2 2011 में क्वेश्चन पूछा है दोस्तों। तो पहली बार किस शासक के काल में है ना, मतलब जन्म और मृत्यु का पंजीकरण शुरू हो गया था? 1 नंबर है महाजनपद काल, दूसरा है गुप्त काल, तीसरा है कुषाण काल, 4 नंबर पर है मौर्य काल। यानी कि दोस्तों आजकल जो जनगणना होती है ना, ये जनगणना इतिहास के टाइम में शुरू कर दी गई थी मौर्य काल में। ठीक है, किसके काल में? मौर्य काल में। मौर्य युग में नगरों प्रशासन नगर पालिकाओं द्वारा चलाया जाता था, जिसका प्रमुख नागरिक या पुरमुख्य था। मेगस्थनीज ने राजधानी पाटलिपुत्र के नगर परिषद की 5 सदस्यों वाली 6 समितियों का उल्लेख किया है। इसमें तीसरी समिति जनगणना का हिसाब रखती है और वर्तमान में यही कार्य नगर पालिका प्रशासन द्वारा किया जाता है। तो वर्तमान और इतिहास आप मिला सकते हैं, एक ही चल रहा है, फिलहाल कोई चेंजिंग नहीं हुआ है। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है, श्रवणबेलगोला संबंधित है, तो ये जैन धर्म से संबंधित है। कहा जाता है कि जब मगध में 12 वर्ष का दुर्भिक्ष पड़ा था, तो चंद्रगुप्त मौर्य राज्य त्याग करके जैन आचार्य भद्रभाव के साथ में श्रवणबेलगोला चंद्रगिरी पहाड़ी पर चला गया था और एक सच्चे जैन भिक्षु की भांति अपने निराहार समाधिस्थ होकर प्राण त्याग दिया था। तो यह महत्वपूर्ण है। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है, अर्थशास्त्र के लेखक किसके समकालीन थे? तो ये चंद्रगुप्त मौर्य के समकालीन थे अर्थशास्त्र के लेखक। अब देखो अर्थशास्त्र का लेखक कौन था, आपको पता होना चाहिए, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। चंद्रगुप्त मौर्य के राजनीतिक गुरु थे चाणक्य या कौटिल्य हैं, जिनका वास्तविक नाम था विष्णुगुप्त, और अर्थशास्त्र नामक ग्रंथ की रचना इन्होंने की थी, जिसका प्रमुख जो विषय है वो है राजनीति। और अर्थशास्त्र में जन कल्याण की भावना को सर्वोच्च स्थान दिया गया है। अर्थशास्त्र में 15 अधिकरण, 600 श्लोक है और 180 प्रकरण है। ज्ञात है कि ऋषि चाणक्य ने अपने पुत्र का नाम चाणक्य रखा था और अर्थशास्त्र के लेखक के रूप में इसी पुस्तक में उल्लेखित कौटिल्य तथा एक पद्य खंड में उल्लेखित विष्णुगुप्त नाम की साम्यता चाणक्य से की जाती है और पुराणों में उसे द्विजस्व जो श्रेष्ठ ब्राह्मण है वो कहा गया है। उसके बाद में अगला क्वेश्चन 2nd ग्रेड में पूछा गया है कि चंद्रगुप्त मौर्य का उत्तराधिकारी कौन था? एसएसटी में आया क्वेश्चन है दोस्तों, चंद्रगुप्त मौर्य का उत्तराधिकारी कौन था? 1 नंबर अशोक, 2 नंबर बिंदुसार, 3 नंबर विष्णुगुप्त, 4 नंबर पर कुणाल। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों बिंदुसार। चंद्रगुप्त मौर्य का उत्तराधिकारी था बिंदुसार। बिंदुसार है जिसे अमित्र घात भी बोलते हैं।
298 ईस्वी में मगध का राजा बना और वायु पुराण में इन्हें भद्रसार या जैन ग्रंथों में सिंह सेन कहा गया है। बिंदुसार आजीवक संप्रदाय का अनुयायी था और बिंदुसार को यूनानी लेखक अमित्रोचेटस कहते हैं। ठीक है, उसके बाद में अगला क्वेश्चन देखो, किसने अशोक का नाम उल्लेखित किया है? सॉरी, इसके अंदर दे रखा है किसमें अशोक का नाम उल्लेखित है, तो शिलालेख पूछा गया हमें। तो डायरेक्ट मैं बता दूं आपको, मास की लघु जो शिलालेख है ना उसमें अशोक का नाम उल्लेखित है, मास की लघु शिलालेख। मौर्य सम्राट अशोक के शिलालेखों में से उसे देवानाम प्रियदर्शनी और राजा आदि की उपाधियों से संबोधित किया गया है। मास की गुर्जरा, निटूर तथा उदयगोलम लेखों में उसका नाम अशोक मिलता है तथा पुराणों में उसे अशोक वर्धन कहा गया है। तो ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन था। उसके बाद में फर्स्ट ग्रेड में पूछा गया क्वेश्चन है कि अशोक द्वारा धम्म महापात्रों की नियुक्ति का उल्लेख उसने किस शिलालेख में किया है? यानी अशोक द्वारा धम्म महापात्रों की नियुक्ति का उल्लेख उसने किस शिलालेख में किया है? तो 5वें शिलालेख में किया है। ठीक है, 5वां शिलालेख है उसमें किया गया है अशोक द्वारा धम्म महापात्रों की नियुक्ति का उल्लेख। उसके बाद में अगला क्वेश्चन देखो, हरिसेन द्वारा रचित प्रयाग प्रशस्ति की भाषा क्या है? ये रीट लेवल 2 2022 में आया है और हेडमास्टर 2021 के एग्जाम में पूछा है कि हरिसेन द्वारा रचित प्रयाग प्रशस्ति की भाषा क्या है? 1 नंबर प्राकृत, 2 नंबर संस्कृत, 3 नंबर मैथिली, 4 नंबर पर पाली। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों संस्कृत। ठीक है, संस्कृत हो जाएगा। हरिसेन द्वारा रचित प्रयाग प्रशस्ति की भाषा संस्कृत है। हरिसेन है ना, ये समुद्रगुप्त का राजकवि था। हरिसेन ने इलाहाबाद प्रशस्ति लेख 33 पंक्तियों की रचना की थी। ये चंपू शैली गद्य पद्य दोनों का प्रयोग है। उसका श्रेष्ठतम उदाहरण भी माना जाता है। इस लेख की भाषा संस्कृत है। लिपि गुप्तकालीन ब्राह्मणी है और इस लेख के प्रारंभिक 6 श्लोकों में समुद्रगुप्त की शिक्षा, उनके उत्तरदायित्व व महान पद ग्रहण की तैयारी का उल्लेख है। लेख की आगे की पंक्तियों में युद्ध विजय जो अच्युत नागसेन गणपति नाग को पराजित किया था। प्राज्य और शरण प्रमाण आदि शब्दों का उल्लेख मिलता है। इसमें समुद्रगुप्त के विजय अभियानों एवं गुप्त शासकों की वंशावली का वर्णन मिलता है और इसमें समुद्रगुप्त को कविराज की उपाधि दी गई है क्योंकि शास्त्रों की जानकारी में वह देवताओं के गुरु बृहस्पति और संगीत के ज्ञान में नारद और तंबुरु को लज्जित करता है। इतिहासकार विसेंट स्मिथ ने समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा है। इन्होंने अश्वमेघकर्ता की उपाधि धारण की थी और उल्लेखनीय कि अशोक द्वारा कौशाम्बी में स्थापित स्तंभ पर प्राप्त प्रयाग प्रशस्ति वर्तमान में इलाहाबाद के किले में विद्यमान है। तो ये व्याख्या थी जो महत्वपूर्ण है। उसके बाद में अगला क्वेश्चन देखो, वह कौन सी भूभाग था जो ब्राह्मणों को दान दिया जाता था और उसने भूमिकर व अन्य प्रकार के कर राजा द्वारा नहीं वसूले जाते थे? ये रीट लेवल 2 2022 में आया है। तो 1 नंबर है अग्रभाग, 2 नंबर है अग्रहार, 3 नंबर है अग्रदान और 4 नंबर पर है भूमिदान। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों अग्रहार है ना, ये अग्रहार ब्राह्मणों को दान दिया जाता था और उसमें भूमि कर है वो अन्य प्रकार के जो भी कर है वो राजा नहीं लेता था। अग्रहार में मंदिरों एवं ब्राह्मणों को जो भूमि दान में दी जाती थी उसमें क्रमशः ब्रह्मादेव अग्रहार कहा जाता था और अग्रहार अनुदान गुप्त काल से शुरू और गुप्तोत्तर व पूर्व मध्यकाल में अधिकतम प्रचलन केवल ब्राह्मणों को प्राप्त दान में पूरा गांव ही दिया जाता था। इस प्रकार की भूमि सभी करों से मुक्त होती है, उसके ऊपर धारकों का पूर्ण स्वामित्व होता है। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है रीट लेवल 2 2022 में पूछा है कि बेरीगाजा प्राचीन भारत के कौन से बंदरगाह का यूनानी नाम है? यानी जो बेरीगाजा प्राचीन भारत के कौन से बंदरगाह का यूनानी नाम है? तो ये भरूच 1 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। बेरीगाजा भरूच का यूनानी नाम एक संकरी खाड़ी थी जिसमें समुद्र से आने वालों के लिए नाव चला पाना मुश्किल था। ठीक है, ये एनसीईआरटी बुक से आया क्वेश्चन है। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है रीट लेवल 2 2022 में क्वेश्चन पूछा है कि भीतरगांव का मंदिर कहाँ पर स्थित है? तो भीतरगांव का मंदिर दोस्तों उत्तर प्रदेश में है। गुप्तकालीन जो देवगढ़ का 10 अवतार मंदिर है, देवगढ़ झांसी उत्तर प्रदेश में है, जो भारत का सबसे प्राचीन शिखर युक्त वर्गाकार मंदिर है। में शेषनाग पर शयन करती विष्णु की प्रतिमा है और कहा जाता है कि मंदिर की दीवारों पर राम कथा का चित्रण सर्वप्रथम इसी मंदिर में हुआ था। बुमरा का शिव मंदिर मध्य प्रदेश के सतना जिले में पाषाण निर्मित इस मंदिर का गर्भगृह प्राप्त हुआ है। इसके प्रवेश द्वार के पार्श्वों पर गंगा यमुना की आकृति बनी हुई है और मंदिर की छत चपटी है। उसके बाद में अगला है नचना काठोरा का पार्वती मंदिर जो मध्य प्रदेश के पन्ना जिले में स्थित
वर्गाकार चबूतरे पर निर्माण किया गया है। उसके बाद में है भीतरगांव का शिव मंदिर, जो उत्तर प्रदेश के कानपुर जिले में स्थित पूर्णतया ईंटों से निर्मित लक्ष्मण मंदिर भारत का एक प्राचीनतम मंदिर है, जिसका मेहराब भारत की भवन निर्माण कला में प्रयुक्त मेहराबों का अंतिम ज्ञात नमूना है। उसके बाद में तिगवा का विष्णु मंदिर, जो मध्य प्रदेश के जबलपुर जिले के समीप तिगवा नामक स्थान पर स्थित इस गोलाकार मंदिर में स्तंभों के ऊपर कलश व कलशों के ऊपर सिंह की मूर्तियां बनाई गई हैं। उसके बाद में एरण का विष्णु मंदिर, मध्य प्रदेश के सागर जिले के एरण नामक स्थान पर स्थित इस मंदिर के गर्भगृह का द्वार, उसके सामने खड़े 2 स्तंभ मात्र आज अवशेष के रूप में बचे हैं। उसके बाद में सिरपुर का लक्ष्मण मंदिर, मध्य प्रदेश के रायपुर जिले की सिरपुर नामक स्थान से ईंटों द्वारा निर्मित मंदिर है। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है दोस्तों, कौन से नाटक में गुप्त काल में एक गरीब मछुआरे के साथ राज कर्मचारियों के दुर्व्यवहार की बात कही गई है? तो दोस्तों कौन सा नाटक है जिसमें गुप्त काल में एक गरीब मछुआरे के साथ राज कर्मचारियों के दुर्व्यवहार की बात कही है? तो रीट लेवल 2 2022 में क्वेश्चन पूछा है। तो उसमें देखो यह है नाटक अभिज्ञान शाकुंतलम, जिसमें एक गरीब मछुआरे के साथ राज कर्मचारियों दुर्व्यवहार की बात कही गई है, अभिज्ञान शाकुंतलम। ये महत्वपूर्ण है दोस्तों क्वेश्चन। कालिदास गुप्तकालीन साहित्यकार था, जिसने प्राय चंद्रगुप्त सेकंड व समकालीन माना जाता है। कालिदास को भारत का शेक्सपियर भी कहते हैं। इसकी महत्वपूर्ण कृतियां देखो, कालिदास की सभी जो कृतियां हैं वो एक साथ देख लेंगे, बार बार आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है, एक साथ ही कंप्लीट करेंगे इसको। ऋतुसार, यह खंड काव्य है जिसमें भारत की 6 ऋतुओं बहुत सुंदर वर्णन किया है। मेघदूत, यह खंड काव्य है, इसमें यक्षिणी के विरह का मार्मिक चित्रण किया है। कुमार समूह, यह महाकाव्य, इसमें शिव पार्वती के पुत्र कुमार कार्तिकेय के जन्म की कथा वर्णन है। रघुवंशम महाकाव्य, इसमें दिलीप से अग्निवर्णन तक 40 इक्ष्वाकु वश्य राजाओं का वर्णन है। उसके बाद में मालविका अग्निमित्रम, यह कवि का प्रथम ऐतिहासिक नाटक है, जिसमें मालवा की राजकुमारी मालविका और पुष्यमित्र सुंग के पुत्र अग्निमित्र की प्रणय कथा है। ठीक है। उसके बाद में देखो विक्रमोर्वशीय, यह भी एक कृति है, इसमें जो पूर्व ऋषि उर्वशी की प्रणय कथा है। उसके बाद में अगला जो है वो है अभिज्ञान शकुंतलम, ये कवि की स्रोतकृष्ट रचना है। इसका कथानय महाभारत के आदि पर्व से लिया गया है, जिसमें मेघना विश्वामित्र की पुत्री शकुंतला और हस्तिनापुर के राजा दुष्यंत की प्रणय कथा है। इस नाटक में गरीब मछुआरे के साथ राज कर्मचारियों के दुर्व्यवहार की बातें कही गई है। उसके बाद में है कुमार संभव की बात करें तो ये आर्टेट लेवल 2 2011 में क्वेश्चन आया है। पहले आर्टेट होता था, ठीक है ना। तो कुमार संभव महाकाव्य किस कवि ने लिखा है? तो ये कालिदास ने ही लिखा है। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है, चीनी तीर्थयात्री ह्वेनसोंग किस राजा के दरबार में रहते थे? तो ये हर्ष के दरबार में रहते थे। और रीट लेवल 2 2022 में क्वेश्चन पूछा है कि ह्वेनसोंग जो चीनी यात्री था किस राजा के दरबार में रहता था? हर्ष के। ह्वेनसोंग है यो युवान च्वांग 629 से 645 ईस्वी तक इसका शासक था। ये चीनी यात्री हैं। हर्षवर्धन के दरबार में काफी समय रहा था। ह्वेनसोंग ने भीनमाल की यात्रा की थी, इसे यात्रियों का राजकुमार कहा जाता है। और ह्वेनसोंग बुद्ध था, ठीक है, बौद्ध धर्म से रिलेटेड था। और इन्होंने हर्ष के कनौज व प्रयाग सम्मेलन का प्रत्यक्ष दृश्य देखा। इनके जो ग्रंथ है सीयू की भारतीय समाज का विशद वर्णन है। चीनी सम्राट ने ही उसे देश से बाहर जाने की अनुमति नहीं दी थी। वह गुप्त रूप से चीन की सीमा पार कर गोबी के रेगिस्तान में आया और ह्वेनसोंग मध्य एशिया के स्थलीय मार्ग सिल्क रूट से भारत आया और इसी मार्ग पर अनुसरण करते हुए पुणे लौटा था। उसके बाद में देखो 641 ईस्वी में हर्ष ने चीनी सम्राट ताइशुंग के दरबार में एक ब्राह्मण दूत भेजा और प्रत्युत्तर में चीनी नरेश ने 3 चीनी दूत मंडल भेजे थे। उसके बाद में फायान के बारे में देखेंगे। फायान महत्वपूर्ण है, क्वेश्चन एक जरूर पूछा था फायान मेगस्थनीज से, ठीक है ना, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद में देखो फायान का जो टाइम है वो है 399 से 414 ईस्वी। फायान का जन्म चीन के वुयांग नामक शहर में हुआ। उसका मूल नाम कुंड था। और फायान की यात्रा का वर्णन चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के शासन की महत्वपूर्ण घटना है। फायान भारत में बौद्ध धर्म ग्रंथों की खोज व अध्ययन के लिए आया था। भारत आने वाले प्रथम चीनी यात्री फायान। भारत आने का मुख्य उद्देश्य धार्मिक था। फायान ने फोक्यू की बुद्ध राज्यों का विवरण नामक पुस्तक की रचना की। फायान भारत में स्थल मार्ग से आया परंतु जाते समय जल मार्ग से गया, यह भी महत्वपूर्ण है। फायान पाटलिपुत्र के मौर्यकालीन भवनों के खंडरों को देखकर तो वह आश्चर्य में डूब गया और कहा कि इसे तो देवताओं ने बनाया होगा। उसके बाद में फायान ने चंद्रगुप्त के शासक के बारे में लिखा है कि उसने प्रजा सुखी है। राजा न तो शारीरिक दंड देता है और न ही प्राण दंड देता है। लोग घरों में ताले भी नहीं लगाते हैं। यह किसान के राजा की भूमि जोते और कर्मचारियों को वेतन मिलता है। ये फायान ने लिखा था अपनी पुस्तक में चंद्रगुप्त के बारे में।
उसके बाद में अगला क्वेश्चन है आर्टेट और यूपिटेट, ठीक है। इन दोनों में क्वेश्चन पूछा है कि फायान और हेनसोंग ने किसके राज्यों को देखा है। तो फायान और हेनसोंग ने दोस्तों चंद्रगुप्त, विक्रमादित्य और हर्षवर्धन का काल देखा है, फायान और हेनसोंग ने। तो फायान आया था चंद्रगुप्त के टाइम और हेनसोंग आया था हर्षवर्धन के टाइम, ये आपको ध्यान रखना है, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है कर्मचारी वेतनभोगी हैं। कर्मचारी क्या है? वेतनभोगी हैं, जबकि किसान राजा की भूमि जोते हैं। चीनी यात्री ये कथन किस शासक के संदर्भ में कहा है? ये आर्टेट 2012 में क्वेश्चन आया, तो ये कहा है चंद्रगुप्त सेकंड के बारे में। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है लोग घरों में ताला भी नहीं लगाते हैं। फायान ने किस शासनकाल के बारे में ऐसा लिखा है? तो बहुत बार पढ़ लिया हमने, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के बारे में लिखा है कि लोग घरों में ताला भी नहीं लगाते हैं। उसके बाद में रीट लेवल 2 2021 में क्वेश्चन पूछा गया था कि महान गणितज्ञ ब्रह्मगुप्त का जन्म राजस्थान के किस जिले में हुआ है? जालोर जिले में। याद रखना दोस्तों, महान गणितज्ञ थे ब्रह्मगुप्त था, उसका जो जन्म है ना वो जालोर जिले में हुआ था। ब्रह्मगुप्त, इसका जन्म जालोर जिले के भीनमाल कस्बे में 598 ईस्वी में हुआ था। ये प्रख्यात गणितज्ञ एवं ज्योतिष शास्त्री थे। इन्होंने ब्रह्मस्फुट सिद्धांत, इसमें गणित एवं कटुकाध्याय, बीजगणित उल्लेखित है एवं खंड खाद्य, ये ग्रंथ पंचांग बनाने की जानकारी देता है नामक 2 प्रसिद्ध ग्रंथों की रचना भी इन्होंने की है। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है शिशुपाल वधम नामक पुस्तक की रचना किसने की थी? ये रीट लेवल 2 2021 में क्वेश्चन आया था, तो इसका राइट आंसर है माघ ने। शिशुपाल वधम नामक पुस्तक की रचना माघ ने की थी। माघ ने शिशुपाल वध नामक पुस्तक की रचना की थी। उसके बाद में अगला क्वेश्चन देखो, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना का जो युग है वो कौन सा है? रीट लेवल 2 2021 में क्वेश्चन पूछा है, तो गुप्त। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना का जो युग है वो है गुप्त। उसके बाद में इसकी व्याख्या देखो, दिए गए विकल्पों से बिहार प्रांत के पटना से 64 किलोमीटर दक्षिण में बड़गांव नामक स्थान में स्थित नालंदा भारत में सबसे प्राचीन विहार है और 5वीं सदी के मध्य गुप्तों के समय में नालंदा स्थित विश्वविद्यालय अस्तित्व में आया था। सर्वप्रथम कुमारगुप्त प्रथम ने नालंदा बौद्ध विहार को दान दिया और बाद में बुद्ध गुप्त और तथागत गुप्त और बालादित्य नामक गुप्त शासकों ने भी इस विहार को दान दिया था। नालंदा विश्वविद्यालय के पुस्तकालय का नाम धर्मगंज था और प्राचीन तिब्बती स्रोत के हिसाब से नालंदा के विशाल पुस्तकालय में 3 बड़ी बहुमंजिला इमारत, पुस्तकालय, रतन सागर ज्वेल्स का सागर और रत्नोदधि ज्वेल्स का सागर और रतन रंजक गहनों से सजी हुई होती है, उसे रतन रंजक कहते हैं। ये रतोदधि और रतन रंजक हुआ करती थी। हेनसोंग इत्सिंग ही एन चिन प्रकाशमणि चेहोंग सभी चीनी हुइन्योए और आर्य वर्मन नामक कोरियर के बौद्ध भिक्षुओं ने यहाँ शिक्षा प्राप्त की और महाविवार बख्तियार खिलजी के द्वारा नष्ट कर दिया गया था। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है दोस्तों, रीट लेवल 2 2018 में क्वेश्चन पूछा कि कौन चंद्रगुप्त द्वितीय के राज्यसभा में एक नवर्तन नहीं था? यानी दोस्तों ऐसा कौन सा है चंद्रगुप्त सेकंड की राजभाषा में एक नवर्तन नहीं था? पहला है वररुचि, दूसरा है वरामिहिर, तीसरा है धनवंतरी, 4 नंबर पर है फायान। तो फायान है ना, ये चंद्रगुप्त द्वितीय के राजभाषा में नवर्तन नहीं था, फायान, बाकी सभी थे। और रीट लेवल 2018 में क्वेश्चन पूछा है चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में 9 रत्न थे। पहला कालिदास, शंकु और घटकर्पण और छपणक और बेताल भट्ट और वरामिहिर और वररुचि, धनवंतरी और अमर सिंह, ये 9 रत्न थे। नवरत्न बोला जाता है इनको, चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में थे। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भारतीय इतिहास में श्रव्य युग क्लासिक एज किस काल के लिए प्रयुक्त हुआ है? तो ये गुप्त काल के लिए प्रयुक्त हुआ है। क्लासिक एज श्रेणी युग है ना, ये गुप्त काल के लिए है। गुप्त काल में कला और साहित्य में हुई प्रगति के आधार पर इस काल को प्राचीन भारत का स्वर्णकाल कहा जाता है। क्यों कहा जाता है स्वर्णकाल? क्योंकि यहाँ पर कला और साहित्य की शुरुआत हुई थी गुप्त काल के टाइम में, आधार माना जाता है गुप्त काल को, तो प्राचीन भारत का स्वर्णकाल भी इसे कहते हैं। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है, गुप्त काल में सुदूर पश्चिम में प्रसिद्ध जो व्यापारिक केंद्र था वो है पैठन। आर्टेट लेवल 2 2011 में क्वेश्चन पूछा गया था। और महाराष्ट्र में गोदान नदी के तट पर बसे शहर पैठन सुदूर पश्चिम में गुप्त काल का प्रसिद्ध व्यापारिक केंद्र था। ठीक है। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है, सेकंड ग्रेड SST 2012 में पूछा है कि गुप्त शासकों का कालक्रम अनुसार शासन अनुक्रम है वो सही बताना है हमें। देखो पहले नंबर पर था चंद्रगुप्त प्रथम, उसके बाद में समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त सेकंड था, कुमारगुप्त प्रथम और स्कंदगुप्त था। ये क्रम सही है 4 नंबर वाला। देखो किस तरह से था, ये कालक्रम अनुसार बताया है कि श्रीगुप्त का जो काल है वो 275 से 300 ईसा के मध्य था, और घटोत्कच गुप्त है उसका जो काल है वो 319 के मध्य।
300 से लेकर के 319 ईस्वी के मध्य है ना, वो घटोत्कच का काल था। चंद्रगुप्त प्रथम का काल 319 से 335 ईस्वी। समुद्रगुप्त का काल 335 से 375 ईस्वी। चंद्रगुप्त द्वितीय का काल 375 से 412। कुमारगुप्त प्रथम का 412 से 455 और स्कंदगुप्त का 455 से 467। पूर्वगुप्त का 467 से 473 ईस्वी तक ये काल है। उसके बाद में रीट लेवल 2 2022 में क्वेश्चन पूछा है कि चालुक्यों की राजधानी कौन सी थी। चालुक्य थे ना, उनकी राजधानी कौन सी थी? 1 नंबर मदुरै, 2 नंबर अमरावती, 3 नंबर भरूच और 4 नंबर पर है एहोल। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों एहोल, 4 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। चालुक्यों की जो प्रारंभिक राजधानी एहोल कर्नाटक थी। 6ठी-7वीं शताब्दी ईस्वी में चालुक्य राजवंश का वास्तविक संस्थापक था। पुलकेशिन प्रथम ने चालुक्यों की राजधानी वातापी आधुनिक नामक बादामी या बीजापुर कर्नाटक स्थानांतरित की थी। ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद में रीट लेवल 2 2022 में क्वेश्चन पूछा गया था कि जो अरिका मेडु है, अरिका मेडु के विषय में पूर्ण सत्य कथन कौन सा है? ये एक पुडुचेरी में स्थित है। दूसरा है अरिका मेडु महत्वपूर्ण पतन था और तीसरा है यहाँ एम्फोरा जैसे पात्र मिली है। 4 नंबर है यहाँ पर यूनानी साम्राज्य से संबंधित वस्तु मिली है। 4 नंबर है यहाँ के राजा चेर वंशी थे। तो बात करें इसका राइट कथन की, तो पहला ये पुडुचेरी में है, तो ये सही है। अरिका मेडु महत्वपूर्ण पतन था, ये भी सही है। और उसके बाद में देखो यहाँ एम्फोरा जैसे पात्र मिले, ये भी सही है। यहाँ पर यूनानी साम्राज्य से संबंधित वस्तु मिली, ये गलत है। और यहाँ के यहाँ के राजा चेरवंशी थे, तो ये चेरवंशी कहाँ से आ गए? ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। 1 2 3 ही सही है। उसके बाद में लगभग 2200 से 1900 साल पहले अरिका मेडु का एक पतन था और यहाँ दूर दूर से आए जहाज़ों के सामान उतारे जाते थे और यहाँ भूमध्य सागरीय क्षेत्र के एम्फोरा जैसे पात्र मिले हैं और साथ ही यहाँ की एरेटाइन जैसे मुहर लगे लाल चमकदार बर्तन भी मिले हैं। यहाँ रोमन लैंप शीशे की बर्तन व रत्न भी मिले हैं। ये एनसीईआरटी क्लास 6 का क्वेश्चन है दोस्तों। उसके बाद में अगला क्वेश्चन देखो, हर्षवर्धन के बारे में निम्नलिखित कथन कौन सा सही है? हर्षवर्धन के बारे में, हर्ष प्रत्येक गाँव में वर्ष के अंतराल में प्रयाग में एक सभा का आयोजन करता था। और उसके बाद में देखो हर्ष ने हर्षचरित्र पुस्तक की रचना की थी, ये गलत है। हर्ष ने नालंदा विश्वविद्यालय के लिए 100 गांव दान में दिए, तो ये भी सही है। 1 3 2 ही सही है, 2 नंबर इसका गलत है। 1 3 किसमें है? 3 नंबर में जो इसका राइट आंसर है। हर्ष के दरबारी कवि बाणभट्ट ने हर्षचरित्र एवं कादम्बरी ग्रंथ एवं स्वयं हर्ष ने नागानंद रत्नावली और प्रियदर्शनी का नामक ग्रंथ की रचना भी की है। उसके बाद में अगला क्वेश्चन देखो, श्रवण बेलगोला स्थित बाहुबली की महान प्रतिमा का निर्माण किस काल में हुआ था? यानी दोस्तों रीट लेवल 2 2016 में क्वेश्चन पूछा गया था कि श्रवण बेलगोला स्थित बाहुबली की महान प्रतिमा का निर्माण किस काल में हुआ था? तो 1 नंबर है होयसल, 2 नंबर गंग, 3 नंबर राष्ट्रकूट, 4 नंबर पर है चालुक्य। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों गंग। ठीक है, गंग रीट लेवल 2 2022 में क्वेश्चन पूछा है। सबसे जो प्रचलित महामस्त का अभिषेक गौतमेश्वर बाहुबली का होता है, जो 12 वर्ष के अंतराल पर दक्षिण भारत के कर्नाटक राज्य के श्रवणबेलगोला में आयोजित किया जाता है। यहाँ पर भगवान बाहुबली की भव्य एकाश्म मूर्ति गंग वंशीय शासक व रचमल के प्रधानमंत्री चामुंडा राय द्वारा निर्मित स्थापित है। अगला महामस्त का अभिषेक 2030 ईस्वी में होगा। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है आर्टेट लेवल 2 2012 में क्वेश्चन पूछा था कि दक्षिण भारत के किस राजवंश ने राज्य को राष्ट्रकोटम या ग्राम में विभाजित किया है? तो 1 नंबर चोल, 2 नंबर पल्लव, 3 नंबर राष्ट्रकूट, 4 नंबर है चालुक्य। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है एक बार फिर से देखो, दक्षिण भारत के किस राजवंश ने राज्य को राष्ट्रकोटम या ग्राम में विभाजित किया था? तो पल्लव वंश ने। ठीक है, पल्लव वंश ने क्या किया? कोटम एवं ग्राम में विभाजित किया था राज्यों को। पल्लव साम्राज्य को राष्ट्र व मंडल, विषय, कोटम, नगर व ग्राम में विभक्त किया था। अगला क्वेश्चन दोस्तों रीट लेवल 2 2012 में पूछा है आर्टेट में। ठीक है, पहले आर्टेट होता था, उसके बाद में इसके बाद में क्वेश्चन है किस राजवंश के समय कन्हेरी विश्वविद्यालय प्रसिद्ध है? किस राजवंश के काल में ना कन्हेरी विश्वविद्यालय प्रसिद्ध था? तो राष्ट्रकूट के राजवंश काल में राष्ट्रकूट था ना, उस टाइम कन्हेरी विश्वविद्यालय प्रसिद्ध था। राष्ट्रकूट वंश महाराष्ट्र के मुंबई में स्थित है और कन्हेरी का जो बुद्ध विहार शिक्षा का प्रसिद्ध केंद्र था, जो कालांतर में विश्वविद्यालय के रूप में लोकप्रिय हुआ था। अगला क्वेश्चन रीट लेवल 2 2018 में पूछा था कि त्राइन का युद्ध 1991 में किसने जीता था? तो आप सभी जानते हैं पृथ्वीराज चौहान ने जीता था। दूसरा युद्ध पृथ्वीराज चौहान हार गया था। यह राजस्थान जीके में बहुत बार क्वेश्चन पड़ा है। चौहान वंश का प्रसिद्ध राजा पृथ्वीराज थर्ड रायफितुरा, उसका शासनकाल 1177 से 1192 ईस्वी था। त्राइन के प्रथम युद्ध में 1191 में मोहम्मद गौरी को पराजित किया और त्राइन के द्वितीय युद्ध में पृथ्वीराज तृतीय मोहम्मद गौरी के हाथों से पराजित हुआ था।
उसके बाद में अगला क्वेश्चन देखो, त्रिपक्षीय संघर्ष जो कि लगभग 100 वर्षों तक चला था, उसमें अनंतोगत्वा किसे सफलता मिली थी, लास्ट में किसे सफलता मिली थी? राष्ट्रकूट, 2 नंबर परमार, 3 नंबर प्रत्यार, 4 नंबर पर पाल। तो दोस्तों 100 वर्षों तक चला था ये त्रिपक्षीय संघर्ष। इसमें जो अंतोगत्य है, लास्ट में है ना, किसे सफलता मिली थी? तो प्रत्यारों को मिली थी। ये आप ध्यान रखना, प्रत्यारों को मिली थी। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है, अंगकोरवाट। अंगकोरवाट का प्रसिद्ध मंदिर कहाँ स्थित है? ये रीट लेवल 2 21 में पूछा क्वेश्चन है कि अंगकोरवाट का प्रसिद्ध मंदिर कहाँ पर स्थित है? 1 नंबर जाबा, 2 नंबर वर्मा, 3 नंबर कम्बुज, 4 नंबर पर श्याम। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों कम्बुज। 3 नंबर ऑप्शन है ना, वो सही हो जाएगा। अंगकोरवाट का प्रसिद्ध मंदिर कम्बुज में है। ठीक है, अंगकोरवाट मंदिर का निर्माण कंपुचिया, वर्तमान में कंबोडिया के शासक सूर्यवर्मन द्वितीय द्वारा 12वीं शताब्दी के प्रारंभ में अपनी राजधानी यशोधरापुर, वर्तमान अंगकोरवाट में करवाया था। और मंदिर की दीवारों पर देवी देवताओं की मनोहर चित्र है। इसकी दीवारों पर रामायण की संपूर्ण कथा उत्कीर्ण है। राम रामायण संग्रह है, सर्वाधिक भव्य भित्ति चित्रण है और विष्णु को समर्पित द्रविड़ शैली का यह मंदिर विश्व का सबसे बड़ा हिंदू मंदिर समूह खमेर व चोल वास्तु शैली का मिश्रण है। और विष्णु का यह मंदिर पृथ्वी से 70 मीटर ऊंचा है। ये आपको ध्यान रखना है, ये मंदिर है ना, ये पृथ्वी से 70 मीटर ऊंचा है। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है, रीट लेवल 2 2016 में क्वेश्चन पूछा है, स्कूल व्याख्याता में पूछा है कि कम्बुज स्थित जो अंगकोरवाट का जो विष्णु मंदिर है वो किसने बनवाया था? तो सूर्यवर्मा सेकंड ने, सूर्यवर्मा सेकंड ने बनवाया था। उसके बाद में दोस्तों अगला क्वेश्चन है, कंबोडिया का भव्यतम स्मारक अंगकोरवाट मुख्यतः मूलतः किसे समर्पित है? तो 1 नंबर बुद्ध, 2 नंबर शिव, 3 नंबर सूर्य, 4 नंबर पर है विष्णु। ये नेट में क्वेश्चन पूछा गया था कि कंबोडिया का जो भव्यतम स्मारक है अंगकोरवाट, ये मूलतः किसे समर्पित है? तो ये विष्णु को समर्पित है। उसके बाद में अगला क्वेश्चन देखो, अंगकोरवाट मंदिर के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है? तो पहला कथन है, इसका निर्माण राजा सूर्यवर्मा सेकंड द्वारा कराया गया था। तो क्या है ये? निर्माण राजा सूर्यवर्मा सेकंड द्वारा, तो ये सही है। उसके बाद में देखो दूसरा है, ये संपूर्ण मंदिर ईंटों पत्थरों से बना हुआ है, तो ये गलत है। ठीक है, ईंटों पत्थरों से नहीं बना है अंगकोरवाट का मंदिर। उसके बाद में है, इसकी दीवारों पर रामायण की संपूर्ण कथा उत्कीर्ण है, ये देखा हमने व्याख्या में। और ये विष्णु का मंदिर है। ठीक है, तो 2 नंबर है ना, ये कथन सही नहीं है। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है, पगान वंश का आनंद मंदिर कहाँ स्थित है? रीट लेवल 2 18 में पूछा गया क्वेश्चन है कि पगान वंश का आनंद मंदिर यहाँ स्थित है। 1 नंबर पाकिस्तान, 2 नंबर भारत, 3 नंबर म्यांमार, 4 नंबर पर है चीन। इसका राइट आंसर है दोस्तों म्यांमार में पगान वंश का आनंद मंदिर स्थित है। 3 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है, मध्य एशिया के दक्षिण भाग में स्थित कौन सा राज्य चतुर्थ शती ईस्वी में भारतीय सभ्यता का प्रमुख केंद्र था? तो वो है खोतान। खोतान इसका राइट आंसर है। खोतान की बात करें तो ये क्या है? ये फायन के अनुसार खोतान में 1000 बौद्ध विहार थे। इसमें गौतमी विहार सबसे बड़ा था। बौद्ध शिक्षा का यह सर्वोच्च केंद्र था। इस विहार में 3000 बौद्ध भिक्षु रहते थे और फायन स्वयं भी इस विहार में ठहरा था। उसके अनुसार समस्त खेतान में बौद्ध धर्म फैल चुका था। यहीं से अनेक बौद्ध प्रचारक चीन आए थे और चीनी जनश्रुति के अनुसार है ना, जनश्रुति के अनुसार अशोक के पुत्र कुश्तन ने इस उपनिषद की स्थापना की थी। 8वीं शताब्दी तक खेतान भारतीय संस्कृति का केंद्र बना। इस्लाम के प्रवेश के साथ इसमें परिवर्तन आने लगा और खोतान में ख्रोष्ट लिपि में लिखित धम्मपद की पांडुलिपि मिली है। इसके अलावा शद्रम, पुंडरिक व उद्यान वर्ग नामक ग्रंथों की भी पांडुलिपियां मिली हैं। उसके बाद में अगला क्वेश्चन देखो, दक्षिणी पूर्व एशिया में प्रथम हिंदू राज्य कौन सा था? 1 नंबर है पांडरंग, 2 नंबर है भृगुवंश, 3 नंबर है श्रीविजय और 4 नंबर पर है मातरम वंश। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों दक्षिण पूर्वी एशिया में प्रथम जो हिंदू राज्य है वो है श्रीविजय। 3 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। देखो व्याख्या देखो, सुमात्रा हिंद चीन का महत्वपूर्ण द्वीप है। प्राचीन समय में इसे स्वर्णद्वीप कहते हैं और यहाँ का जो प्राचीन केंद्र है श्रीविजय था। यहाँ सर्वप्रथम हिंदू राज्य की स्थापना हुई थी और इस भारतीय संस्कृति केंद्र की स्थापना 4वीं सदी में हुई थी। श्रीविजय प्रदेश का राजा जैनाग धर्म था। चीनी यात्री इत्सिंग 688 से 695 ईस्वी तक यहाँ रहा था और चंद्रकीर्ति जो स्वर्णद्वीप स्थल पर निवास करते रहते थे के साथ 12 वर्ष तक रहकर दीपकर श्री ज्ञान ने शिक्षा ग्रहण की थी। यह व्याख्या थी। उसके बाद में अगला क्वेश्चन नेट में 2021 में पूछा है कि दीपंकर श्री ज्ञान ने चंद्रकीर्ति से शिक्षा ग्रहण की थी। जो दीपंकर श्री ज्ञान है
उन्होंने चंद्र कीर्ति से शिक्षा ग्रहण कहाँ पर की थी? 1 नंबर म्यांमार, 2 नंबर कुंची और 3 नंबर पर है कुची, 2 नंबर कुची, 3 नंबर कश्मीर, 4 नंबर पर है श्रोणद्वीप। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों श्रोणद्वीप पर दीपंकर श्री ज्ञान ने चंद्र कीर्ति से शिक्षा ग्रहण की थी श्रोणद्वीप पर। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है दोस्तों, फर्स्ट ग्रेड में पूछा गया क्वेश्चन है 2016 में कि भारतीय विद्वान जिन्होंने तिब्बत में बौद्ध धर्म के प्रसार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। भारतीय विद्वान कौन कौन से जिन्होंने तिब्बत में बौद्ध धर्म के प्रसार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी? 1 नंबर है पद्म शंभु, 2 नंबर है संघ रक्षित, 3 नंबर पर है दीपांकर, 4 नंबर पर है कुमारजीव। तो यहाँ पर देखो 1 2 3 यानी पद्म शंभु, संघ रक्षित, दीपांकर, ये 3 बौद्ध धर्म प्रसार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, कुमारजीव नहीं था। ये आपको ध्यान रखना है। तो आज के जो क्वेश्चन है वो आपको कैसे लगे कमेंट में जरूर बता देना। साथ इस वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना दोस्तों। यानी कि दोस्तों आप रीट फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, अन्य किसी भी राजस्थान लेवल के एग्जाम की तैयारी करते हैं तो आपके लिए महत्वपूर्ण जो क्वेश्चन है वो आपको इसी चैनल पर मिलते रहेंगे। इसी तरह के महत्वपूर्ण क्वेश्चन मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ में, नए क्वेश्चन के साथ में। तब तक आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो, इस वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ भी शेयर जरूर कर लो।